आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 मस्ट हैव मैट्रिक्स फॉर वैल्यू इन्वेस्टर्स। अब ये जो 5 मस्ट हैव मैट्रिक्स हैं, आप इनको सीधी जबान में कह सकते हैं कि 5 फाइनल टूल्स, 5 ऐसे टूल्स जो आपको बताते हैं कि ये जो कंपनी का शेयर है ये अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। अगर आपको पता चल जाता है कि कंपनी का ये जो शेयर है ये ओवर वैल्यू है तो आप उसे खरीदने से गुरेज करते हैं। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि ये जो कंपनी है इसका शेयर इस वक्त अंडर वैल्यू मिल रहा है तो आप उसे फौरी तौर पर खरीदते हैं। आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो शेयर्स हैं ये ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है। तो फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। लेक्चर 20 आप कह सकते हैं, लेसन 20 कह सकते हैं। 5 मस्ट हैव मैट्रिक्स फॉर वैल्यू इन्वेस्टर्स। ये हमारे स्टूडेंट्स के साथ हम ऑलरेडी लेक्चर शेयर कर चुके हैं, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन जो है अभी आपके साथ शेयर की जा रही है क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश इतने अच्छी तरह से नहीं समझते, तो उनके लिए है। और इसमें हम मज़ीद इसकी खुलकर आपसे तफसील जो है वो बयान करेंगे। सबसे पहले आप देखें कि ये 5 टूल्स कौन से हैं। नंबर 1, प्राइस टू अर्निंग रेशियोज। Number 2, price to book ratios. Number 3, debt to equity ratio. Number 4, free cash flow. Number 5, PEG यानी price to earning growth ratio. अब इसमें जैसा कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो पीई रेशियो से आप सारे पहले भी वाकिफ हैं, आपको पता है फंडामेंटल एनालिसिस जब हम करते हैं तो इसमें हम पीई रेशियो को जहन में रखते हैं। और वैल्यू इन्वेस्टर्स आर स्टॉक मैट्रिक्स, यूज स्टॉक मैट्रिक्स टू हेल्प देम अनकवर stocks they believe the market has undervalued। यानी वैल्यू इन्वेस्टर इन मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए ऐसे स्टॉक्स ढूंढते हैं जिसको वो समझते हैं कि मार्केट में ये इस वक्त अंडर वैल्यू है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जिस तरह से मार्केट इन्फ्लेटेड होती है इसी तरह से डिफ्लेटेड भी होती है। ठीक है, तो ये जो डिफ्लेशन है और इन्फ्लेशन है ये दोनों को ज़हन में रखना पड़ता है, जिसको हम बबल भी बोलते हैं सम टाइम। तो इसी तरह से बहुत सी कंपनीज होती हैं जिनके स्टॉक्स जो है हमें, यानी जिनके शेयर अगर मैं सीधी ज़बान में कहूँ सिंपल लैंग्वेज में, हमें अंडर वैल्यू मिल रहे होते हैं। अब ये 5 मैट्रिक्स को हम इस्तेमाल करते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कैसे पता चलेगा। ओवरऑल तो इसमें ये आपको पता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग इज अ स्ट्रेटजी फॉर आइडेंटिफाइंग अंडर वैल्यू स्टॉक्स। आप इस स्ट्रेटजी के तहत फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए अंडर वैल्यू स्टॉक्स यानी शेयर को ढूंढते हैं। और मिस्टर वॉरेन बफेट जो है उसने हमेशा यही काम किया है। ठीक है, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टर होगा लेकिन इसने कभी भी कोशिश नहीं की कि किसी को अपना नॉलेज ट्रांसफर करे। तो हमारे लिए तो ये वॉरेन बफेट साहब जो है एक यूजलेस बंदा है, क्योंकि वही बंदा कारआमद होता है जिसके इल्म से हमें फ़ायदा मिले। लेकिन मिस्टर वॉरेन बफेट को बाकी लोगों ने स्टडी किया और उससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए, यानी सेल्फ स्टडी से ही हमें कुछ आइडिया हुआ कि वो बंदा क्या करता है। लेकिन इसका भी बेंजामिन ग्राहम जो है इसका उस्ताद है, जिससे इसने बहुत कुछ सीखा और इससे रिलेटेड डिफरेंट बुक्स में आपने भी पढ़ा होगा और आगे चलता रहेगा डिस्कशन। एनीवे, वैल्यू इन्वेस्टर्स यूज फाइनेंशियल रेशियोज सच एज प्राइस टू अर्निंग, जिसे पीई हम बोलते हैं, प्राइस टू बुक है, डेब्ट टू इक्विटी है, और यही वो जो ऊपर हमने बात की उन्हीं के हवाले से। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप सबको पता है, प्राइस से मुराद है मार्केट में इस वक्त जो शेयर की प्राइस चल रही है, और अर्निंग से मुराद ये है कि ये जो शेयर जितने पैसे कमा रहा है।
अब हम पिछले 1 साल की, 2 साल की और 5 साल की रेशियोज निकालते हैं और उसको हम देखते हैं कि हाईएस्ट रेशियो क्या थी, लोएस्ट क्या थी और एवरेज मिनिमम जो उसका एवरेज आ रहा है वो, और उस हिसाब से फिर हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये शेयर इस वक्त जो है वो किस प्राइस टू अर्निंग, ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है। अब आप यहाँ पर देखें, द प्राइस टू अर्निंग पीई रेशियोज इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ मेजरिंग स्टिक, यानी एक हमें फार्मूला देती है फॉर कंपेयरिंग वेदर अ स्टॉक इज ओवर वैल्यू, अंडर वैल्यू। अब इससे अब हाई प्राइस जो होती है पीई रेशियो कुड मीन दैट ये जो एक्सपेंसिव होगा, इसमें यानी फर्ज करें कि बहुत ज्यादा मार्केट प्राइस है, अर्निंग कम है, तो ये ओवर वैल्यू है। आप इस बात को जहन में रख लें कि जो पीई है, ऑलमोस्ट प्राइस सपोज कर लें कि 70 रुपए है और अर्निंग जो उसकी 10 आ रही है, तो ये जो आएगी जब हम इसका निकालेंगे तो 7 आएगा। तो 7 जो पीई है ये 1 है, और दूसरी कंपनी की अगर प्राइस 50 है और अर्निंग 10 है, उसका 5 आएगा। प्राइस अगर 30 है और अर्निंग 10 है, उसका जो 3 आएगा। तो पीई रेशियो जब हम देखते हैं डिफरेंट कंपनीज की और उसको कंपेयर किया जाता है, अब इसमें ये ये बात माजरत हो, ये बात जो है आपने जेहन में रखना होती है कि सिमिलर सेक्टर की जो पीई रेशो होती है वो एक तो कंपेयर की जाती है। मसलन अगर सीमेंट सेक्टर का कर रहे हैं तो सीमेंट सेक्टर की ही कंपनी से कंपेयर करते हैं। इसी तरह से अगर आप फर्टिलाइजर का कर रहे हैं तो उसी सेक्टर के साथ कंपेयर करेंगे। टेक्सटाइल का कर रहे हैं तो उसी सेक्टर के साथ कंपेयर करेंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर का कर रहे हैं तो उसी सेक्टर के साथ कंपेयर करेंगे। और डिफरेंट पीईज निकालने के बाद हमें पता चल जाता है, पहले तो हम सेक्टर की पीई निकालते हैं और उसके हिसाब से फिर हम जो है वो चेक करते हैं कि डिफरेंट कंपनीज जो है एक सेक्टर के अंदर उनकी पीई रेशियोज क्या आ रही है, और फिर उन पीई रेशियोज को कंपेयर करने के बाद हमें आइडिया हो जाता है कि इनमें से कौन सी कंपनी जो है वो बेटर हमें प्राइस पे मिल रही है। PE ratios are useful for comparing companies within the same industry। आप ये बात, जैसे सेम इंडस्ट्री, सेम सेक्टर, जैसे मैंने बताया सीमेंट सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर है, तो एक सेक्टर की ही कंपनीज की पी रेशियोज को आपने कंपेयर करना होगा और ये आपको ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू के हिसाब से बताते हैं। अब इसी तरह से प्राइस टू बुक रेशो, इसको आपने बहुत गौर से समझना, क्योंकि यही जो है आपको नुकसान से बचाने वाली सबसे अहम बात जो है प्राइस टू बुक रेशो में बताई जाएगी। वजह क्या है कि अगर आप गलत कंपनी चूज कर लेंगे तो उसमें लॉस हो सकता है। अब प्राइस फर्ज करें, पहले तो आप ये समझे कि प्राइस जो है ये मार्केट प्राइस है और बुक रेशो से मुराद ये होता है कि जो बुक वैल्यू होती है। अब ये जो मार्केट प्राइस है और बुक वैल्यू है, इसकी रेशो को पीबी रेशो या प्राइस टू बुक रेशो कहा जाता है। अब प्राइस तो मार्केट प्राइस आ जाती है और बुक रेशो जो होती है ये उसके एसेट्स होते हैं कंपनी के ओवरऑल। तो जब शुरू में कंपनी बनती है तो उसकी बुक रेशो डिफरेंट होगी। इसी तरह से एसेट्स माइनस, जब कंपनी जैसे जैसे चलती जाती है तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके आप उसकी बुक वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये जो बुक वैल्यू पर शेयर होती है, बीवीपीएस भी इसको बोला जाता है, बुक वैल्यू पर शेयर, ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी हुई होती है। अब आप फर्ज कर लें कि जितने भी ओवरऑल कंपनी की जो उसके एसेट्स हैं, अगर फर्ज करें कि आज कंपनी को नीलाम कर दें, बेच दें, तो वो कंपनी कितने की बिकेगी। फर्ज कर लें कि एक कंपनी 1 करोड़ रुपए की बिकती है और उसका एक शेयर 1 रुपए का है, तो इसका मतलब हुआ कि 1 करोड़ शेयर हुआ ना उसका। तो इस वक्त जो उसकी बुक वैल्यू है वो 1 रुपया है,
यानी शेयर की जो बुक वैल्यू है वो 1 रुपया है, क्योंकि कंपनी के जो एसेट्स हैं वो इस वक्त ओवरऑल जो कंपनी है, इक्विटी जो है वो 1 करोड़ की बिकी और 1 करोड़ शेयर है, तो 1 करोड़ वो इसी तरह से एक शेयर 1 रुपए का हो गया। लेकिन अगर मार्केट में उस शेयर की कीमत 5 रुपए है, फर्ज कर लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि असल में तो वो एक शेयर 1 रुपए का होना चाहिए, लेकिन लोग जो है ब्रांड की वजह से, कंपनी की रेपुटेशन की वजह से, पिछले जो प्रीवियस जो उसके रिकॉर्ड्स हैं उसकी वजह से, और प्रीवियस अर्निंग की वजह से, ग्रोथ रेट की वजह से, पब्लिक इमेज की वजह से, लोग उस एक शेयर को जो 1 रुपए का है 5 रुपए में भी खरीदने को तैयार है। ठीक है, तो ये जो 4 रुपए वो ज्यादा दे रहे हैं, ये जो 4 रुपए वो ज्यादा दे रहे हैं, ये उतना ही तो ज्यादा रिस्क ले रहे हैं वो। तो अगर फर्ज करें कि एक कंपनी का जो असल शेयर है, जो बुक वैल्यू 1 रुपया है, लेकिन वो प्राइस जो मार्केट प्राइस है 5 रुपया है, दूसरी कंपनी की बुक वैल्यू 1 रुपया है, मार्केट प्राइस 2 रुपया है, तीसरी कंपनी जो है उसकी बुक वैल्यू 1 रुपया है, मार्केट प्राइस भी 1 रुपया है। तो अगर ये तीनों कंपनीज एक ही सेक्टर की हों, तो आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसकी प्राइस भी 1 रुपया है, बुक वैल्यू भी 1 रुपया है, पी बी रेशो उसकी 1 निकलेगी। तो असल में ऐसा होता नहीं है, आपको फिर भी हमेशा पीबी रेशो को ज़हन में रखना पड़ता है। ऐसा ना हो कि प्राइस जो मार्केट प्राइस है वो 10 रुपए हो और बुक वैल्यू जो 1 रुपए हो, और वो जो रेशो निकल रही हो वो 10 की आ रही हो। तो ये जितना ज्यादा फर्क होगा इसका मतलब है कि उतना ज्यादा जो है वो लॉस हो सकता है। और मोस्टली जो होता है ये टेक्नोलॉजी कंपनीज में इस तरह से होता है। ठीक है, उनके एसेट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते, इसलिए जो है पीबी रेशियोज उनकी बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। तो आप ज़हन में रखें कि पीबी रेशियो जितनी ज़्यादा हाई होगी उतना रिस्क फैक्टर जो है वो हाई होगा, और जितनी पीबी रेशियो कम होगी उतना रिस्क फैक्टर जो है वो आपका कम होगा। अब फर्ज करो पीबी रेशियो अगर लकीली आपको 0.5 मिल जाती, 0.5 मसलन बुक वैल्यू 1 रुपया है और मार्केट प्राइस फर्ज कर लेते हैं 50 पैसे है, तो इसका मतलब है कि आपको 0.5 मिल गई है ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा होता कम है, लेकिन फिर भी आपको ये बात समझनी है कि पीबी रेशो है क्या चीज, मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जेहन में बैठा लें। अगर आप इसको सही एनालाइज ना कर सके तो आप रिस्क ले रहे होते हैं। अब देखिए पीबी रेशो इसमें अगर 0.95 आ रही है, तो इसका मतलब है मार्केट प्राइस जो है 95 है और बुक वैल्यू 1 है, तो 0.95 बहुत अच्छी है। 1.1 अब अगर फर्ज करें 3 पीबी रेशियो है आपके पास, ये फर्ज कर लेते हैं, तो 0.95 1 और 1.1 जो है अगर सेम सेक्टर की कंपनीज होंगी तो इसमें जो सबसे बेहतरीन है वो 0.95 है। ठीक हो गया, तीनों कंपनीज की जो बुक वैल्यू है वो एक है। लेकिन इसमें फिर हम जो इन्वेस्टर होता है वो रिस्क तो लेता है ना डेफिनेटली, और इसमें हम बहुत से और फैक्टर भी देखते हैं, उसका जो ग्रोथ रेट है वो देखा जाएगा, और फिर उसकी जो है फर्दर जो है प्रोडक्ट और मार्केट का जो है पोटेंशियल फ्यूचर उसकी प्रोडक्ट का देखा जाएगा, उसकी मैनेजमेंट को देखा जाएगा, यानी 20-30 के करीब फैक्टर्स हैं। लेकिन इसको भी अहमियत देनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मसलन ये 10 के करीब हो, 8 के करीब हो, क्योंकि जितनी ज्यादा होगी उतना रिस्क हाई होगा। ओवरऑल आपको समझाने का ये मतलब। डेब्ट टू इक्विटी रेशो, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, कि इज अ स्टॉक मैट्रिक दैट हेल्प इन्वेस्टर डिटरमाइन हाउ कंपनी फाइनेंसेस इट्स एसेट्स, यानी कंपनी किस तरह से अपने एसेट्स को फाइनेंस करती है, मैनेज करती है। अब जितना ज्यादा डेप्ट होगा कंपनी के ऊपर,
कर्जा होगा, लोन होगा, उतना ही ज्यादा वो कंपनी रिस्की है। और जितने ज्यादा उसने कर्जे लिए हुए हैं वो कंपनी जो है उतनी ही ज्यादा, वो समझ लें कि उसकी एफिशिएंसी, ग्रोथ रेट, सब कुछ जो है वो डिपेंड करता है। और फिर ये कर्जों की भी तो आगे डिफरेंट कंडीशंस होती हैं और डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, टाइप्स होती हैं। तो too much debt can pose a risk of a company to a company if they don't have the earning or cash flow। बहुत ज्यादा अगर डेप्ट होगा तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कंपनी के लिए। ठीक हो गया। इसी तरह से जब हम नेक्स्ट देखते हैं तो हमारे पास जो फ्री कैश फ्लो का जो आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। Free cash flow is the cash produced by a company through its operations minus the cost of expenditure। और इसी तरह से आप ये कह लें कि उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो निकाल कर जो बाकी पैसे बचते हैं उसको फ्री कैश फ्लो कहा जाता है। जितना ज्यादा फ्री कैश फ्लो होगा उतना ही ज्यादा कंपनी जो है वो प्रोग्रेस कर रही होगी, ताकि क्योंकि उसके पास पैसा होगा नई प्रोडक्ट्स पर इन्वेस्ट करने का, अच्छी मार्केटिंग करने का, और उसके साथ साथ आगे न्यू जो है वेंचर्स क्रिएट करने का। तो फ्री कैश फ्लो जो है ये किसी भी कंपनी की एफिशिएंसी को शो करता है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जो आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद पैग रेशियो है, ये पांचवा और अहम फैक्टर है। इसमें आप ये देखें कि प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो। तो अगर आप देख रहे हैं कि हमने पढ़ा था फिजिक्स में एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसमें जो है आप ये देख लें अर्निंग टू ग्रोथ जो है, ये जो रेशो आ रही है ना ये ग्रोथ रेट को कंसिडर कर रही है। अब इसी हिसाब से अगर फर्ज करें कि ग्रोथ रेट बढ़ रहा है पहले की निस्बत, तो ये प्राइस टू अर्निंग रेशो जो होगी ये उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। सॉरी, ग्रोथ रेट बढ़ रहा है तो ये पीई रेशो कम होती जाएगी। तो ये डिपेंड करता है, अब आप देखते हैं इस फैक्टर को कि पीई रेशो जो है आल्सो टेक्स अर्निंग फ्रॉम इट्स ग्रोथ इनटू अकाउंट, और PE does not always tell you whether or not the ratio is appropriate। ओवरऑल आप इसमें क्या करते हैं कि आप एक रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं कि जो अर्निंग ग्रोथ हो रही है पिछले 1 साल में ग्रोथ इसकी कैसी रही, 2 साल में और 5 साल में। अब अगर ये जो पैग रेशो कम हो रही है, यानी रेशो जो ओवरऑल है वो कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि अर्निंग जो है वो बढ़ रही है। ठीक हो गया। तो इसी हिसाब से अगर पैग रेशो कम होगी तो ये उतनी ही अच्छी कंपनी कंसिडर होगी। ठीक हो गया। टिपिकली अ स्टॉक विद अ पैग ऑफ लेस देन 1 इज कंसिडर्ड अंडर वैल्यू। मैंने बताया कि जितना कम होगा, 1 या 1 से कम होगा, उतना ही वो स्टॉक जो है वो अच्छा कंसिडर होगा। अब एक सेक्टर में अगर फर्ज करें 3 कंपनीज हैं, एक कंपनी की पैग रेशो 5 है, दूसरी की 3 है, तीसरी की 1 है। तो तीनों में जो कम पैग रेशो है, जो 1 है, इसका मतलब वो सबसे अच्छा स्टॉक होगा। सेक्टर सेम होना चाहिए, ये बात ज़हन में रखनी है। आप जब भी कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो सेम सेक्टर की कंपनीज के साथ आपने करना है। ये ना हो कि सेक्टर कोई और उठा लो, एक सेक्टर की पैग रेशो को दूसरे सेक्टर की पैग रेशो के साथ अगर आप करोगे तो यहाँ पे आप गलती कर रहे होगे। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो इसी तरह से आप ये जो पैग रेशो, तो ओवरऑल आज के लेक्चर में हमने देखा कि 5 मुख्तलिफ जो रेशोज हैं ये हमें बताती हैं कि स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। सबसे पहले तो प्राइस टू अर्निंग रेशो, दूसरी प्राइस टू बुक रेशो, तीसरी डेब्ट टू इक्विटी रेशो, चौथी जो है फ्री कैश फ्लो, और पांचवी पैग रेशो। इन पांचों में जो दो सबसे अहम है, एक है प्राइस टू बुक रेशो, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये नहीं होना चाहिए कि उसकी जो कैपिटलाइजेशन है, मसलन मार्केट वैल्यू इस वक्त
बहुत हाई है लेकिन उसकी जो बुक वैल्यू वो बहुत कम है। तीसरी इसकी पैग रेशो जो है वो सेम सेक्टर के साथ कंपेयर करनी। तो प्राइस टू बुक रेशो और पैग रेशो इन दोनों का बहुत अच्छी तरह से आपको समझ होनी चाहिए। अगर आपको सेम सेक्टर के साथ कंपेयर करना नहीं आता, मसलन मैंने सेम सेक्टर से मुराद मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ, टेक्सटाइल सेक्टर है तो टेक्सटाइल सेक्टर के साथ ही आप कंपेयर करोगे एक कंपनी की प्राइस टू बुक रेशो को दूसरी कंपनी के साथ। इसी तरह से पैग रेशो एक कंपनी की दूसरी कंपनी के साथ सेम सेक्टर के साथ। तो इन पांचों में से सबसे ज्यादा अहम जो है वो ये दो रेशो, अहम तो पांचों की पांचों है लेकिन बाकियों का तो चले ठीक है, अब जर्नल एक कॉन्सेप्ट बनता है कि कैश फ्लो है या डेब्ट है या इसी तरह से प्राइस टू अर्निंग है, वो तीनों चल जाती है, वो एक जर्नल कॉन्सेप्ट है, वो तीनों को कंसिडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों को समझना, प्राइस टू बुक रेशो को और पैग रेशो को, ये बहुत ही ज्यादा अहम है। इस वीडियो की अगर आपको समझ ना आई हो तो कोशिश करके इसको दोबारा देख लीजिएगा। फिर भी समझ ना आई हो तो आप मुझसे जो है वो सवाल कर सकते हैं जो हमारे ग्रुप के अंदर, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा दोबारा से एक्सप्लेनेशन कर दूँ अगर कोई पॉइंट रह गया है। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट